हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के 24 जनवरी शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन के बारे में, और आज हम इसका फिजिक्स का पेपर करने वाले हैं डिस्कस। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमारा पेपर हुआ था उसके में कंसाइज कर लेते हैं एनालिसिस की पेपर हमारा कैसा था। तो फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो फिजिक्स हमारा इजी टू मॉडरेट साइड में था, केमिस्ट्री भी जो हमारा इजी टू मॉडरेट साइड में था, मैथ्स थोड़ा सा बच्चों को क्या लगा लेंदी रहा। बच्चे जो बता रहे थे कि पेपर जो है वो प्रीवियस टाइप की तरह ही आ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपने फिजिक्स के पेपर के बारे में तो हम जिसका करने वाले हैं डिस्कशन आज अपने वीडियो में, तो फिजिक्स का पेपर जो था वो हमारा इजी टू मॉडरेट साइड में था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्या करते हैं, जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ और एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है क्या है देखते हैं। ए कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस, ओके ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कैपेसिटर से है एक्चुअली। ए कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस 15 पिकोफैरेड एंड नाउ स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 and the distance between the plate is doubled, then new capacitance is x by 4 picofarad, then find the value of x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास में किए होंगे, बहुत बार किए होंगे, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्लास में कराया था। करते हैं, देखिए तो हमारा क्या है, कैपेसिटर है और यहाँ पर क्या है, लिस्ट वाली जो प्लेट एरिया कितना है वो a है और डिस्टेंस कितनी है d। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा c हमारा कितना आता है, हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई d, जब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं भरा है। हमसे क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको फुल्ली फिल कर दिया है डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3.5 है। तो हमने क्या कर दिया है, इसको फुल्ली फिल कर दिया है, साथ ही साथ हमने क्या कर दी है, इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको फुल्ली फिल कर दिया है, ऐसे फुल्ली फिल्ड है हमारा ये। और अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमको निकालना है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। तो हमसे पूछ रहा है अब जो इसका कैपेसिटेंस है वो c डैश हो जाता है, क्या बनेगा देखिए, k एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d आ जाएगा, ये आ जाएगा कैप्शन इसका। तो c डैश हमारा कितना बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, k है हमारा 7/2 एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d हो जाएगा। ये नंबर जो अगर देखा जाए तो ये नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है कैपेसिटेंस c, ये c लिखा हुआ है बेटा। c की वैल्यू कितनी 15 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से c डैश क्या बनेगा, जो हमारी c डैश की वैल्यू आ जाएगी, c डैश आ जाएगा कितना 7/4 इंटू 15 आ जाएगा पिकोफैरेड में। तो हमारी जो ये वैल्यू कितनी है 105/4 पिकोफैरेड। हमसे बोल रहा है जो कैपेसिटेंस है नया वो कितना होता है, x/4 होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी इस केस में, x इज इक्वल टू आएगा हमारा क्या 105। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, कैप्शन से जनरली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओ हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, सिंपल काइनेमेटिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए करते हैं क्या बोल रहे हैं। The velocity time graph of a body moving along the straight line is given to us. The ratio of displacement and the distance हमें बताना है। तो हमें क्या velocity time graph दे रखा है और हमसे बोल रहा है the ratio of distance and displacement। तो भाई देखिए, अगर हमें velocity time graph दे रखा हो तो हम कैसे निकालते हैं distance, आप जानते हैं। तो distance में क्या है, सारे एरियाज जो होंगे VT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जुड़ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, क्योंकि ये पीछे की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें यहां पर तो इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, देखिए लिखता हूं मैं यहां पर, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसका, अगर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर का एरिया ले लेंगे और नीचे का एरिया ले लेंगे। तो ऊपर का एरिया अगर लिखें तो ऊपर का एरिया क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा, ये एरिया है। और जो नीचे का एरिया हमारा है वो कौन सा है, ये वाला एरिया बनेगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव रहेगा, और डिस्टेंस में दोनों क्या रहेंगे, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया कितना है हमारा, ये है 8 और ये कितना है हमारा 2। तो 8 × 2 प्लस ये है हमारा कितना 4 है, और ये कितना है 8 to 4 गए हैं तो इंटू 4 आएगा, तो 4 × 4, ठीक है, ये आ गया। और इसमें अगर लिखा जाए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा नेगेटिव एरिया, तो कितना बनेगा बेटा, ये हमारा 4 है, -4 लिखा हुआ है, ये कितना है 2, तो 4 × 2 प्लस नीचे वाले ऐड हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 4 है और ये कितना है 2, तो 4 × 2। तो कितना बन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इस केस में, ये आ गया 16 हमारा 32 बनेगा, 32 और ये बनेगा कितना हमारा 8 + 8 16, तो बनेगा 16 मीटर।
तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो कितनी आ गई 16 मीटर। अगर हम बात करें अपनी डिस्टेंस के बारे में तो हमारा क्या आएगा, देखिए बेटा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हम लिखते हैं यहाँ पर तो डिस्टेंस में कहानी क्या होगी बेटा, डिस्टेंस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपली डिस्टेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये तो हमारा 32 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 16 48 मीटर। हमसे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का रेशियो बताइए ना, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। 16/48 क्या आएगा 1/3, तो 1/3 हमारा क्या बन जाएगा इस केस में आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए होंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, एसेशन रीजन है, ये भी आया है, एसेशन रीजन भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में एग्जाम में। तो आप जो बच्चे नए बच्चे एग्जाम देने वाले हैं अभी अगले आने वाले शिफ्टों में, वो एसेशन रीजन की क्या है प्रैक्टिस करके जाएं। क्या बोल रहा है देखिए, स्टील इज यूज्ड टू बिल्ड बिग स्ट्रक्चर्स, ये बात तो हम जानते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, स्टील जो है बुर्ज खलीफा बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और जो बहुत बड़े बड़े जो बिग स्ट्रक्चर होते हैं उनको यूज़ की जाती है ना, आपको पता ही है। तो ये तो बात, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सही बात है। फिर क्या बोला, रीजन, स्टील हैज मोर इलास्टिक मॉडुलस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम जानते हैं कि जो स्टील का यंग्स मॉडुलस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल। देखो यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है कि उस बॉडी को अगर हम क्या, उस बॉडी को बेंड करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब ये है उसको मैं बेंड करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम ये तो चाहते हैं क्या कि भाई अगर मान लो जो बिल्डिंग है वो क्या है बहुत हाई फोर्स पे भी क्या हो, उनमें जो भी किसी भी तरह क्या है बेंडिंग ना हो, जो वहाँ बीम्स पड़ी हुई हैं। तो एक्चुअली क्या है, रीजन भी इसका करेक्ट है। ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है ना। दैट्स वाई वी यूज़ व्हाट यू कॉल स्टील एज ए मटेरियल इन फॉर द बिग स्ट्रक्चर्स। तो हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है, एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए बेटा जनरली इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए, एसेशन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये रहता है हमारा जनरली। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए बेटा, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो देखिए बेटा ये मान लीजिए क्या एग्जांपल के लिए कोई वायर है ना, इस वायर, ये एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी अपनी L है और एरिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना A और रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। अगर हम इस वायर को खींच के क्या करते हैं, बड़ा कर दें, खींचते हैं अगर, तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी भाई। टोटल इसका अगर बात करें, टोटल इसका जो टोटल मास है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, और क्योंकि हम बात करें मटेरियल फिक्स है तो इसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से हम जानते हैं कि इस केस में इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। लेट्स कॉल, अगर हम क्या करते हैं इसकी लेंथ को बढ़ा के क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए कर देते हैं NL या नीटा L कर देते हैं, है ना। तो इसका जो एरिया हो जाता है अपना A' हो जाता है। तो टोटल वॉल्यूम तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, टोटल वॉल्यूम तो क्या रहेगा इस केस में, इसका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर बात करें यहाँ पे L इंटू A बराबर क्या बनेगा, नीटा L इंटू A'। तो इस केस में इसका जो एरिया आ जाएगा A' कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा A बाई नीटा, है ना। एरिया क्या हो जाएगा इसका, उसी फैक्टर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हमने इसकी लेंथ को क्या कर दिया, नीटा टाइम्स कर दिया है, तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा देखिए, रखते हैं R'। यहाँ पे पहले कितना रेजिस्टेंस था, R इज इक्वल टू था अपना रो L बाई A। अब कितना बनेगा, R' बनेगा रो इंटू L' डिवाइड बाई A'। क्या बनेगा, रो इंटू L' कितना है अपना नीटा L, और एरिया क्या है A बाई नीटा, तो ऊपर जाएगा। तो R' हमारा कितना बन जाएगा, नीटा स्क्वायर इंटू ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये अलग आ गया, ये रो L बाई A लिखा है R। तो अगर हमने क्या कर दिया है इस केस में, लेंथ को नीटा टाइम्स कर दिया है, तो इस केस में कहानी क्या, रेशियो हमारा नीटा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है लेंथ कितनी होगी हमारी, 20% से इंक्रीज हो गई है ना। मतलब जो अब हमारी लेंथ है, ये मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ना, जो हमारी लेंथ है L' है ना, जो हमारी लेंथ हो गई है वो क्या होगी, नीटा टाइम्स। तो हमारी L' कितनी हो गई है, L प्लस 20 इंटू L बाई 100, 20% से इंक्रीज हुई है, कितनी होगी हमारी बेटा, ये बनेगा 120 L बाई 100, 1.2L। तो जो हमारा नीटा है कितना, 1.2 है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा R' वो कितना बनेगा, 1.2 का स्क्वायर इंटू R बनेगा, तो कितना होता है ये लगभग 1.2, 1.44 ये आएगा। हमसे बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस, क्या आएगा देखिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर लिखा जाए तो क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट आएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, ये तो आएगा। क्या बनेगा देखिए, ये आएगा ऊपर 0.44 R बचेगा,
1.44 आर मार्क्स करेंगे, सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाई आर इंटू 100, कितना आंसर आ जाएगा हमारा बेटा 44%। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं 20% से, तो जो हमारी रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो कितने से बढ़ जाएगा 44% से बढ़ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्या बोला है देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हैज करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एज लेंथ आर शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ये बताना है। क्या बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पे एक ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो इसमें करंट फ्लो करी AB वायर में, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसी प्लेन में एग्जिस्ट करता है, जिसको हमको बताना है भैया इस AB वाले वायर पे कितना फोर्स लगेगा। हम जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर कितना फोर्स होता है, आइडियल वेक्टर क्रॉस B, है ना। देखते हैं, हम लिखते हैं। तो भैया जो लगने वाला फोर्स आता है F वेक्टर कितना आता है, इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आई यहाँ पे बाहर आ जाएगा और आई कांस्टेंट है, तो जो इंटीग्रेशन पे क्या लगेगा DL वेक्टर, तो F वेक्टर क्या आता है, ओरल फॉर्मूला सिंपली क्या आता है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। यहाँ पे IL वेक्टर क्या है, करंट सेगमेंट के डायरेक्शन में क्या अपना ये वेक्टर है। तो कितना आएगा भैया, देखिए यहाँ पर IL वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में जिधर करंट फ्लो कर रही है, तो L वेक्टर इधर आ गया, L क्रॉस B, L की तरफ उंगलियां किया, B की तरफ घुमाया, B किधर है अपना इस डायरेक्शन में, L क्रॉस B, तो किधर आएगा बाहर की तरफ। तो इस वाले वायर पे किधर फोर्स लगेगा बेटा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या बात करें, F कितना आएगा, I इंटू L इंटू B, और L और B के बीच में कितना एंगल है बेटा, थीटा, है ना। इसको हमने थीटा नाम दे दिया, तो कितना है IBL sin थीटा। डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की तरफ। अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो कितना बनेगा देखिए, I कितना है हमारा, I जो है दैट इज एक्चुअली 2 एम्पियर, L कितना है हमारा, लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² आ जाएगा। और B कितना है हमारा, इस केस में B के बारे में देखा जाए तो B है हमारा क्या 0.75 टेस्ला, तो 3/4 बन जाएगा, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या बनेगा बेटा 12/13, 12/13 ये आ जाएगा। सिंपली में मैथ करनी, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बनेगा 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, तो ये बनेगा 5 इंटू 2 10, तो इसको लौटा देते हैं, यहाँ से 3 आ जाएगा ना, 5 इंटू 2 बनेगा 10, तो ये बनेगा 1/10, तो आएगा 3/9/130 न्यूटन, ये आ जाएगा फोर्स, है ना, 9/130 न्यूटन। कहाँ लिखा है ये, B इसके लिए टॉप। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन हुज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज अराउंड 2.83 ईयर्स। तो हम जानते हैं, देखिए अपना ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, कि जो है सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है 1 ईयर। हमसे बोल रहा है कि ऐसा प्लैनेट बताना है, उसकी दूरी क्या होगी, जो कि क्या है, जिसका टाइम पीरियड कितना है 2.83 ईयर है। तो हम जानते हैं T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा R³ होता है ना, जहाँ पे T क्या है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। तो अगर हम लिखें यहाँ से, तो कहानी क्या बनेगी, T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, प्रोपोर्शनल है ना, इक्वल टू आएगा R2/R1 की पावर 3/2, सॉरी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इस केस में अगर देखा जाए चाहे तो उसको आप यहाँ इसको हटा सकते हैं, तो क्या बनेगा T2 हमारा कितना है 2.83 ईयर्स डिवाइड बाई 1 ईयर इज इक्वल टू क्या बनेगा R2/R1 की पावर 3/2, यहाँ से मैंने 2 को हटा दिया। देखिए ये क्या लिखा है हमारा 2.83, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, √2 कितना होता है 1.4, है ना, √2 कितना होता है हमारा, √2 होता है 1.414 होता है ना। तो ये लगभग वही लिखा है 2.82, है ना। तो ये क्या लिखा है √2 इंटू 2 लिखा है ना, तो ये लिखा है 2√2 लिखा हुआ है, 2√2 इज इक्वल टू लिखा है R2/R1 की पावर 3/2। तो ये हमारा क्या लिखा है बेटा 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू लिखा है R2/R1 की पावर 3/2। तो R2 ये से कैंसिल हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2R1, तो R2 इज इक्वल टू आ गया 2R1। तो भाई जो दूरी होगी इस प्लेनेट की सन से वो कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो इसका डबल हो जाएगा, डबल कितना हो गया हमारा 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ग्रेविटेशन में बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर बहुत सारा सिंपल है, जो नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे उनके लिए बहुत ही क्या है, उनको मजा आ रहा होगा, क्या बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर
इफ नाउ वी डिप द लेंस इन वाटर देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन द वाटर। तो क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर और में म्यू रखा है ग्लास का और म्यू रखा है वाटर का, कि भाई क्या है, ये एक लेंस है और इसकी जो रेडियस है एक्चुअली R1 R2 मान लेते हैं। एयर में इसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारी, वो हमको दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर। हम जानते हैं लेट्स कॉल, अगर इसकी रेडियस R1 है, यहाँ पर इसकी R2 है, तो फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा, 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। एक्चुअली क्या होता है, म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ द मीडियम होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखे होने की वजह से कहानी क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू ग्लास बाय म्यू 1, म्यू ऑफ एयर कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। जब हम क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं बेटा, इसको लिक्विड में डिप कर देते हैं। ये हमने इसको कर दिया लिक्विड में डिप, यही R1 है और यही R2 है, और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, लिक्विड में डिप कर दिया है ना। तो अब इसकी फोकल लेंथ लेट्स कॉल f डैश हो जाती है। तो 1 बाई कितना बनेगा, f डैश इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर माइनस 1 ना, म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम आता है, 1/R1 माइनस 1/R2। सिंपल मैथ करनी है। एक काम करते हैं भाई, डिवाइड मार देते हैं इसको, ये एफ डैश है हमारा, डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, देखो बेटा एफ डैश ऊपर जाएगा तो एफ डैश अपॉन एफ है ना, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, हाँ भाई ये दोनों तो उड़ जाएंगे, ये क्या बनेगा, म्यू जी माइनस 1। म्यू जी कितना हमारे चाहे तो मैथ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1 कितना बनेगा, चलो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 माइनस 1 और नीचे क्या बनेगा, देखो ये लिखा है म्यू ग्लास जो कि लिखा है 3/2, तो 3/2 डिवाइड बाय 4/3, डिवाइड आएगा बाई 4/3 तो मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, कितना बनेगा ये 9/8 बाई 9/8 माइनस 1, तो कितना बन गया, ये बन गया 1/2 डिवाइड बाई 1/4 तो बनेगा 8 ऊपर जाएगा ये। तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया भैया 4 इंटू एफ। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। हमको इसकी फोकल लेंथ कितनी रखी है, हमको दे रखी है एक्चुअली 18 है ना। तो उसकी जो फोकल कितनी आएगी, एफ डैश कितना आ जाएगा हमारा इस केस में, आ जाएगा हमारा एफ डैश दैट विल बी इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपने क्या किए होंगे, बोर्ड में किए होंगे ना, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्वेश्चन आ गया है और एकदम ही बकवास वाला क्वेश्चन आया है। क्या बोला है, इन द गिवन सर्किट इफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वोल्ट मीटर इज 400 ओम, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। क्या बोला है, इस सर्किट में अगर बात करें तो जो हमारा इसका रेजिस्टेंस रखा है हमको यहाँ पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है कितना है, दैट इज 400 ओम। तो हमसे पूछ रहा है भैया बताओ इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, इसके अक्रॉस क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, बस इसमें से इन दोनों में से किसी भी ब्रांच में निकाल लेते हैं करंट और उसके रेजिस्टेंस से कर देते हैं मल्टीप्लाई, नहीं करना है उनको। तो भाई कहानी क्या होगी, देखो यहाँ पर कि इसका कितना रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 400 ओम है ना, इसका हमको देखा रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 400 ओम। तो क्या बन गया भाई, देखो ये तो एक 100 है, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में, सॉरी हाँ पैरेलल में। तो कहानी क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये हमारा आगे 100 है ना, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 100 ओम और ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा देखो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 R2 आता है, तो बाई कितना बन जाएगा ये 500, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये उड़ जाएगा, कितना बनेगा ये 400 डिवाइड बाई 5 है, सही लिखा है ना, 400 डिवाइड बाई 5 तो कितना बन जाएगा हमारा ये 400 डिवाइड बाई 5 बन गया लगभग आई थिंक बन गया 80 है ना। तो हमारा गया 80 ओम। हाँ तो इसी के क्रॉस निकाल लेते हैं, पोटेंशियल खत्म काम, कोई दिक्कत ही नहीं बचा फिर। तो ये हमारा कितना है भैया 9 वोल्ट है ना, तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी आई, करंट निकाल लेते हैं और इसके क्रॉस निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा, इसका क्या बोलते हैं रीडिंग, सिंपल सी बात है। तो कहानी क्या बनेगी भाई, करंट हमारे इस सर्किट में कितनी आ जाएगी, आई की हो जाएगी कितनी 9 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 180, तो कितना बन गया ये 1/20 एम्पियर जो है इस सर्किट में करंट है। तो अब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो वही होगी जो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितना आएगा भैया, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो आएगी रीडिंग कितनी बनेगी भाई, यही करंट इसमें जाएगी इस पूरे सर्किट में। अब चाहो तो आप इसको और एक और स्टेप कर सकते हो, इन दोनों में अलग अलग निकालो, फालतू टाइम वेस्टिंग है, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या है रीडिंग I इंटू आर, तो 80 इंटू कितना है 1/2 20 कितना बन जाएगी 4 वोल्ट। तो हमारी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी इस केस में 4 वोल्ट आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, जो नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे होंगे वो तो क्या उनको बहुत मजे आ रहे होंगे, क्या बात है जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वेपराइजेस एट प्रेशर ऑफ 3 × 10⁵ पास्कल एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई दे रखा है अपन को कितना इस केस में
1200 सेंटीमीटर क्यूब. 10% of heat supplied is used to do work, then find the increase in internal energy in juice. इस तरह क्वेश्चन एस सी और में आपको मिलेगा. इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे लिखा है, बस वो वाटर के रखा है. यहाँ पर उन्होंने लिक्विड को चेंज कर दिया है. क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाता है कहाँ पर, इस प्रेशर पे होता है वेपराइज. और जब वेपराइज होता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, लिक्विड को जब करेंगे, जब हीट देंगे तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो एग्जांपल समझ, बस क्वेश्चन तो 2 मिनट का है भाई, समझा रहा हूँ 2 मिनट लगेगा. ठीक है ना. मान लो एग्जांपल के लिए किसी कंटेनर में 2 मिनट खत्म हो जाएगा, किस कंटेनर में भरा हुआ है लिक्विड, आप उसको हीट दे रहे हो. ठीक है, इसको हीट दे रहे हो तो ये तो हो जाएगा वेपराइज, तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. और अपने वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, कुछ वर्डन होगा. तो जो आपने एक्स्ट्रा हीट दी है, जो एक्स्ट्रा हीट जो आपने हीट दी यहाँ पर, वो कहाँ गई, तो गई वर्डन में प्लस इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी कैसे, इसका टर्म से तो चेंज हुआ नहीं. एक्चुअली क्या हुआ है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गए हैं. अभी ये लिक्विड फेज में थे, बाद में कहाँ चले गए, वेपर फेज में चले गए हैं. तो उनके बीच की जो दूरी वो बढ़ गई है. इस वजह से क्या हो गया है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज हो गई है. तो हमसे वही पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. देखो अभी कहानी, तो इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस केस में कि जो जब इसको हम हीट देते हैं तो इसका जो इसका वर्डन होता है, सॉरी, जो इसका वॉल्यूम होता है वो कितने से बढ़ जाता है, 1200 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ जाता है. तो वर्डन इस केस में कितना आएगा भैया, वर्डन जो हीट दी है उसके वर्डन कितना आएगा, वर्डन आएगा डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी आएगा, क्योंकि प्रेशर तो क्या रहेगा भैया इस केस में कांस्टेंट है. पी है हमारा 3 × 10⁵ पास्कल, है ना, इंटू कितना बन गया हमारा 1200 इंटू सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁶ जूल में जाएगा. ठीक है, क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 10 कितना गया 10⁻⁷ बनेगा, उससे उड़ जाएगा, बनेगा 360 जूल. तो जो वर्डन है वो कितना है बेटा, जब इसको हम हीट देंगे तो वर्डन कितना होगा, 360 जूल होगा. और हमसे बोल रहा है कि 10% ऑफ जो हीट सप्लाई कर रही है वो कहाँ जा रही है, वर्क में. मतलब हमने जो टोटल यहाँ पे हीट दी है उसका 10% गया वर्क में. तो हमने हीट कितनी दी है भाई, जितनी भी हीट दी है उसका 10% क्या है, ये है. तो हमने कितनी हीट दी होगी, ऑब्वियसली बात है, दी होगी हमने कितनी यहाँ पर, इसका 10 टाइम्स. तो जो हीट गिवन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना है बड़ा, 3600 जूल आ जाएगा. तो इस केस में अगर लिखा जाए तो कहानी क्या है भाई, तो लगाते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. ये हमारा है 3600 जूल. जो हीट दी हमने उसमें से क्या गई, 360 जूल कहाँ गई भाई, वर्डन करने में. बाकी बची कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में. मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में जाएगी लिक्विड फेज से वेपर फेज में. कितना आएगा, कितना आएगा ये डेल्टा यू, 3240 मैथ है ना, 3240 जूल. एससी और मैथ का डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, आ चुका है, एससी में बहुत बार आ चुका है पेपर में, सिंपल क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम. ओके, देन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो क्या है यहाँ पर, लैम्डा जो है de Broglie वेवलेंथ है. अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, कि आपने बहुत बार किया होगा. तो अगर हम बात करें de Broglie वेवलेंथ क्या आती है, लैम्डा इक्वल टू आती है इस केस में h/p. आप जानते हैं जहाँ p क्या होता है, मोमेंटम. तो अगर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, P इक्वल टू रूट के अंदर 2mk. हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी. भाई काइनेटिक H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों कांस्टेंट हैं. तो अगर देखें लैम्डा, तो लैम्डा क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m. मतलब जिसका मास क्या होगा, जिसका मास क्या होगा ज़्यादा, तो जिसका मास क्या होगा कम, उसका लैम्डा क्या होगा ज़्यादा. तो अगर देखें ऑर्डर, सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का उससे ज़्यादा, फिर अल्फा पार्टिकल का. तो उसका भाई जिसका मास सबसे कम उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा. तो इलेक्ट्रॉन का जो हम बात करें उसकी de Broglie सबसे ज़्यादा आएगी, इसके बाद आएगी प्रोटॉन की, इसके बाद आएगी किसकी, अल्फा पार्टिकल की. तो हमारा ये जो आंसर दे रखा है वही हमारा करेक्ट है. कहाँ दे रखा है भाई, ये फिनिश, सिंपल है. नेक्स्ट, ओके, यूनिट एंड डायमेंशन 11th की पहले लगभग एक हफ्ते में क्लास आ जाती है, आपने पढ़ी भी होंगी. ये क्या बोल रहा है, देखिए, इफ f is proportional to r to the power a, रो टू द पावर b to the t to the power c, जहाँ f क्या है फ्रीक्वेंसी, रो क्या है हमारी डेंसिटी, t क्या है सरफेस टेंशन और r क्या है रेडियस. देन हमको बताना है इस केस में a b c की वैल्यू क्या होगी. देखिए भाई करते हैं. तो f जो है इस केस में हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, f दैट इज प्रोपोर्शनल टू, दे रखा है अपन को ना, f इज प्रोपोर्शनल टू क्या, f इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, रो की पावर b और t टू द पावर c. हाँ भाई, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों साइड क्या होगा, यहाँ पर प्रोपोर्शन हटाएंगे
तो एक कांस्टेंट आएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे भी, वैसे भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। तो इस साइड का डायमेंशन फार्मूला और इस साइड का क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो दोनों साइड का हमें लिखना है डायमेंशन फार्मूला और सेम कर देना है अभी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या बनता है हम जानते हैं, टी की पावर -1। आर क्या हमारी लेंथ, तो एल की पावर कितना बन जाएगा बेटा, ये ए। रो क्या है, डेंसिटी क्या बनेगा, एम एल की पावर -3 मास बाई वॉल्यूम होता है की पावर बी। और टी क्या हमारा सरफेस टेंशन, फोर्स बाई लेंथ, क्या बनेगा, एम टी की पावर -2 इसकी पावर सी। तो इस केस में क्या है भाई, बस कर दो बराबर, खत्म कहानी। क्या बन गया, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये लिखा है m0 L0 T-1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इस केस में बेटा, यहाँ पे बन गया m की पावर बन जाएगा हमारा b प्लस सी, है ना, m की पावर b प्लस सी, l की पावर क्या बनेगा, मैथ देख लेना एक बार, a माइनस 3b, और t की पावर आई थिंक क्या है -2c, ये लिखा है ना, हाँ ये लिखा है। मैथ करा लो भाई, क्या बन गया, देखो b प्लस सी इक्वल टू आ गया इस केस में कितना, 0 आ गया, b प्लस सी 0 आ गया भाई, और a माइनस 3b इक्वल टू 0 आ गया, और -2c इक्वल टू कितना आ गया भैया, -1, तो c यहाँ से सीधा कितना आ गया, हाफ। और एक बात साफ साफ दिख रही है कि b इक्वल टू कितना है, -c है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया b की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, सॉरी b इक्वल टू कितना आ गया, -हाफ। और a इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 3b, तो a इक्वल टू कितना आ गया भाई, -3/2। a इक्वल टू -3/2, b इक्वल टू -हाफ, c इक्वल टू हाफ। जहाँ दे रखा वो आंसर है, a इक्वल टू -3/2, b इक्वल टू -1/2, c इक्वल टू हाफ। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट आई आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये एक सिंपल एलआर सर्किट है, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो भाई ये एक इंडक्टर है और ये रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ भी एक रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है। हम जानते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम कहानी क्या होती है कि लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर जो है वो सिंगल वायर से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि क्या है, लॉन्ग टाइम बाद सर्किट में करंट हो जाएगी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में ये कोई किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। इंडक्टर रेजिस्टेंस का ऑफर कब करता है, जब करंट चेंज होती है। तो लॉन्ग टाइम बाद सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगी, तो किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, एक सिंगल वायर से रिप्लेस हो जाएगा। ये एक सिंगल वायर बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, एक सिंगल वायर। तो बस ये एक सिंगल वायर है, ये एक सिंगल वायर है, तो ये 12 ओम 12 ओम 12 ओम क्या लगे आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, 1/r डैश इक्वल टू आएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 3/12, आर डैश कितना बन जाएगा हमारा, 4 ओम आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, कितनी करंट आएगी भैया इस केस में, 3 एम्पीयर करंट आएगी। सिंपल आंसर खत्म, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है, 12/4 3 एम्पीयर करंट आएगी। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ओके, इन द गिवन डायग्राम देयर आर 2 सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r1 एंड r2, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द आर्क। हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि ये 2 आर्क हैं, सेमी सर्कुलर आर्क हैं, इसकी रेडियस r1 है और चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, और दूसरी आर्क जो है कंसेंट्रिक सेमी आर्क है, दोनों का सेंटर सेम है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है, रेडियस कितनी r2 है। सेंटर हमसे पूछ रहा है कितना होगा पोटेंशियल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटर में लिखना है पोटेंशियल एक छोटे से पार्ट की वजह से कितना आएगा, देखिए v अगर लिखें यहाँ पर क्या बनेगा, k dq/r आएगा, और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी सबको पकड़ के जोड़ देंगे, सारे के सारे चार्ज क्या है, देखिए छोटा सा पार्ट यहाँ पे, छोटा सा पार्ट पकड़ कर ले लें यहाँ पे, इसकी वजह से छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कर लेते हैं। अच्छा लेने की जरूरत भी नहीं है ना, जानते सारा चार्ज क्या इक्वल टू डिस्टेंस पर है, dq चार्ज पकड़ेंगे। तो इस केस में कहानी क्या आएगी भाई, सारा चार्ज इक्वल दूरी पर है, तो इंटेंशन इस पर जाएगा, कितना बनेगा, k dq का इंटेंशन बनेगा q, k/q/r। तो इस वाले पार्ट की वजह से पोटेंशियल लिखा और इसकी वजह से लिखा, दोनों को पकड़ के जोड़ दिया, सीधा आंसर, काम खत्म। तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, k/q/r, k 1/4 पर एप्सिलॉन है, q कितना है, इस पर टोटल चार्ज, तो चार्ज पर लेंथ है लैम्डा, और कितनी रेडियस है, दूरी कितनी है, लेंथ है πr1 /r1। इस वाले पार्ट की वजह से ये लिखा k/q/r सेंटर पोटेंशियल, प्लस दूसरे वाले से क्या बनेगा भाई, q कितना है, लैम्डा इंटू ये टोटल लेंथ, लैम्डा इंटू कितना बनेगा हमारा πr2 डिवाइड बाई कितनी दूरी है, r2। ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, क्या बन गया, v इक्वल टू आ गया, k को लिख देते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पाई को पाई लिख देते हैं भाई ना, इंटू लैम्डा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा सामने बगल में 2, ठीक है। तो भाई 2 पाई से उड़ेगा, क्या बनेगा, v आएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारे क्या बन जाएगा इस केस में
वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई, देखिए ए न्यूक्लियस एक्स ऑफ एटॉमिक मास हमें दे रखा है इस केस में। क्वेश्चन किसका बेटा अपना, ये है मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, और कहाँ से है, न्यूक्लियस वाले पार्ट से है। ए न्यूक्लियस एक्स ऑफ एटॉमिक मास 240 releases 20 million electron volt of energy when it undergoes fission process. How much amount of energy will be released when 120 gram of X will be going through fission process? तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए जब यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जब एक मॉलिक्यूल कहाँ गया, जब एक मॉलिक्यूल जो है फिजन प्रोसेस में जाता है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है भैया, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो चेक कर लो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, मल्टीप्लाई मार दो, काम खत्म, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 240 ग्राम है, तो मतलब 240 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे निकाल लो। तो 240 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं भैया, 240 ग्राम में हमारे कितने आएंगे, 240 ग्राम में है ना, ग्राम है पर में आएंगे हमारे Na। तो 120 में इसका हाफ हो जाएगा भाई, तो 120 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे वो आएंगे Na/2। Na कितना है हमारा, मैथ के लिए आसान के लिए 6.02 होता है, मैथ आसान करने के लिए 6 ले रहे हैं। 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा, 3 × 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल किसमें होंगे, 120 ग्राम में। जब एक मॉलिक्यूल जब जो है फिजन प्रोसेस में जाता है तब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इतने से कितनी होगी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लो कितनी है, क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में। टोटल मॉलिक्यूल एक से कितना होता है भैया, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10⁻6 × 1.6 × 10⁻−19 जूल है ना, मिलियन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किया है जूल में कन्वर्ट है ना। तो 1.6 × 10⁻19 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए, एक न्यूक्लियस के लिए है। कितने न्यूक्लियस है भाई, 3 × 10⁻23। मैथ किया, सॉल्व करते हैं भाई, क्या मैथ ही करनी है अब तो, मैथ करो भाई, क्या आएगा, कितना बनेगा ये अगर सॉल्व करते हैं कितना बनेगा, 200। तो हमारा कितना बन गया, ये बनेगा 23 × 10⁻23 है, कितना बनेगा 10⁻23 29 बन जाएगा। 29 के बाद कितना बन जाएगा इस केस में हमारा 29 + 31, तो कितना बन जाएगा, ये 31 हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, 10⁻12 आ जाएगा। और ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 9.6 × 10⁻12, इतने जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कहाँ लिखा है बेटा, ये हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, सिंपल था ना। चलिए सिंपल यूनिटरी मेथड है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इस केस में, हो सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो इस केस में कहानी क्या है भाई, देखिए कि हमसे बोल रहा है यहाँ पर E = E0 sin ωt + kx एंड B = B0 जो है B0 sin ωt + kx represents the electric field and magnetic field of an EM wave, then relation between E0 and B0, जहाँ E0 क्या ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, B0 क्या है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। तो हम जानते हैं भाई सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या होता है E0 = क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला C × B0। C क्या यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है क्या, जो कि होती क्या है, C क्या होती है ω/k। तो क्या बनेगा इस केस में, E0 = क्या बनेगा ω/k × B0। सीधा हमारे क्या बनेगा इस केस में आंसर है ना। जो भी ऑप्शन दे रखे हो आपसे मैच कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे तो मैंने लिखा नहीं, सिंपल था। नेक्स्ट ओके क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज एज वी गो अप एंड डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से हम जब क्या करते हैं, ऊपर या अर्थ का सरफेस मान लीजिए, अर्थ के सरफेस या अर्थ का सरफेस यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर, ऊपर जब जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश आता है, कितना आता है, G 1 - 2h/r। ये कब आता है, व्हेन h इज लेस देन r ना। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला होता है G डैश = आता है यहाँ पर Gm / r + h²। ये फॉर्मूला आता है ना, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला आता है ना। बट ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाओगे तो जी की तो घटेगी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, घटेगी। जब नीचे आओगे h हाइट नीचे, तो कहानी क्या है इस केस में, तब G डैश कितना बनेगा, G × 1 - h/r। तो ऊपर जाओ या नीचे आओ, दोनों ही कंडीशन में कहानी क्या है, जी की वैल्यू घट रही है। बात तो सही बोल रहा है ना, बात सही बोल रहा है, अच्छा बच्चा है, करेक्ट सही है। फिर क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h हाइट पे अगर बात करें, ऊपर जाते हैं, और डेप्थ d पर सेम होगी अगर h = d हो।
लगता है क्या ऐसा? अगर एच हाइट ऊपर है डी हाइट नीचे है तो क्या यहाँ पे एच कर दो पुट, यहाँ डी पुट कर दो, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब क्या डी इज इक्वल टू कितना आएगा 2h, है ना? तो ये क्या बोल रहा है, एच इज इक्वल टू डी बराबर कब होंगे? जब डी इज इक्वल टू यहाँ पर कर दो डी, यहाँ कर दो यहाँ पर एच, तो कहने का डी इज इक्वल टू जब 2h होगा तब इस केस में दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा कब होता था? जब डी इक्वल टू 2h होता है, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, मतलब ये गलत है, रीजन हमारा क्या है? गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इफ गामा 1, एकदम क्या है, सिंपल क्वेश्चन आया है। इफ गामा 1 इज इक्वल टू Cp बाई Cv फॉर मोनोटॉमिक गैस एंड गामा 2 इज इक्वल टू Cp बाई Cv फॉर डायटोमिक गैस एंड गामा 1 बाई गामा 2, क्या होता है? गामा 1 क्या होता है भैया? किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए 5/3, और फॉर डायटोमिक क्या होता है बेटा? गामा 2 इक्वल होता है 7/5। हमसे रेशियो पूछा है, अब डिवाइड मारना है, बस सिंपल, खत्म कहानी। अब तो मैथ है। गामा 1 बाई गामा 2 क्या बनेगा? 5/3 डिवाइड बाई 7/5, तो ऊपर जाकर तो क्या बनेगा? 5 डिवाइड बाई 7, क्या बनेगा? 25 डिवाइड बाई 21। सिंपल है। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम, ओके, ये भी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? इससे भी मिलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन डायग्राम द स्प्रिंग हैव्स द नेचुरल लेंथ L0, इट्स वन एंड इज फिक्स्ड एंड द स्प्रिंग इज रोटेटिंग विद वेलोसिटी ओमेगा ड्यू टू विच द एलोंगेशन द स्प्रिंग इज x। तो क्या है, मान लेते हैं इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ कितनी थी? L0 थी, और स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो L0 थी, और ये लेंथ L0 थी, और जब हमने क्या किया इसको, जब ये घूम रहा है ओमेगा से, तब ये x से क्या होता है? एलोंगेट होता है, क्योंकि इस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बाहर भागेगा, है ना? वैसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कौन करेगा? स्प्रिंग फोर्स। बोलने अलग तरीके हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या है, इस समय क्या है, जब ये x से एलोंगेट हो चुका है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? kx, और नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर जो है वो क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस केस में कहानी क्या आएगी? जो नेट फोर्स कितना आएगा? kx इज इक्वल टू आएगा m इंटू आर। आर कितना है हमारा? L0 प्लस x इंटू ओमेगा का स्क्वायर है। हमसे पूछ रहा है x बाई एल, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको उधर ले आओ, x वाले पार्ट को। क्या बनेगा? kx माइनस m इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा m इंटू L0 इंटू ओमेगा स्क्वायर। x कॉमन आ गया, क्या बन गया? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू आ गया m इंटू L0 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। x बाई L0 कितना बन जाएगा इस केस में हमारा? m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। m पता है, given to us, omega is given to us, k is given to us, we can find the value of x by L0. Simple mathematics say that you can do actually. ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ओहो, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया, इतना आसान क्वेश्चन दिया, एकदम ही आसान कर दिया। ए कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन बिलो, फाइंड EMF इंड्यूस। देखो पहली बात तो क्या है, वैसे तो ये फॉर्मूला ड्राइव में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है, आपको रटा होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर एक रॉड रोटेट करेंगे वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसके दोनों एंड के बीच में क्या आता है यहाँ पर फॉर्मूला? EMF का इंड्यूस होगा, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी? सीधा आंसर b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। सर प्रूव कर दो, प्रूव करता हूँ, 2 मिनट खर्च हो जाएगा 2 मिनट। हाँ भाई देखिए, प्रूफ भी देख लेते हैं, है ना। देखो फटाफट दी, मैं ये रटा होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या है? बी खर्च है। आगे बढ़ सीधा, गिवन दैट एक एंड कैसा हो इस केस में? हिंज हो, जो कि यहाँ पे हिंज है। तो प्रूफ देखो भाई, यहाँ पे हमने x पे जाके dx का छोटा सा एक एलिमेंटल पार्ट लिया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया? v इक्वल टू आर ओमेगा x, है ना। तो अगर बात करें इस केस में, तो इस छोटे से पार्ट के जो dx वाली लेंथ है ना, इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा, जो छोटा सा पार्ट है, ये कंडक्टिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है ना। तो इसके एंड के अक्रॉस अगर बात करें कितना आएगा EMF? d EMF कितना आएगा? dv लिखें, कितना आएगा? BVL होता है, तो b कितना है? मैग्नेटिक फील्ड b है, v कितना है इसका? ओमेगा x है इंटू dx। ये छोटे से पार्ट की तरफ है। अच्छा, ये वाला एंड हायर पे होगा, नाम देते हैं, इस वाले एंड को बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b। इसको प्रूफ तो क्या बता रहा हूँ मैं, कि इसको जरूरत नहीं, सीधा आंसर तो आ चुका है ना। कौन हायर पे कैसे करते हैं? तो भाई आसान तरीका होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर कितना फोर्स लगता है? QV क्रॉस b। सो सारे का सारा वैसे मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन, बट हम समझने के लिए क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इसमें, उन पर कितना फोर्स लगेगा? तो जब मूव कर रहा है, क्यू वी वेक्टर, वी किधर है? जब इधर जा रहा है ना, वी क्रॉस बी। वी किधर है? बाहर की तरफ, बी किधर है? अंदर। वी किधर है? इधर की डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बी किधर है? नीचे। तो वी क्रॉस बी किधर फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पर, इधर डायरेक्शन में। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज किधर भागेंगे? इधर किधर भागेंगे। तो ये वाला सिरा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये सिरा कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब हायर पे कौन है? ए वाला, लोअर पे कौन है? बी वाला। बताने के लिए बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। फिर हमसे पूछा नहीं कौन
पोलरिटी पूछी नहीं है। तो इन दोनों एंड के बीच में आ गया, हमको तो पूरी रॉड में निकालना है, तो ऐसे सारे छोटे 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 पार्ट को पकड़ कर जोड़ दो और समेशन मतलब इंटीग्रेशन, है ना, सच दैट हाँ भैया x गोज फ्रॉम 0 to L करोगे तो इस केस में कहानी कि हमको डेल्टा v का चाहिए मैग्नीट्यूड, मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। वैसे भी ये हायर पे क्या बनेगा, ये b ओमेगा x dx लिमिट गोज फ्रॉम 0 to L कितना बन जाएगा यहाँ पर भैया, ये बन जाएगा b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, सीधा एक लाइन में, है ना। हायर पे कौन है, हिंज है, सिंपल था, है ना। प्रूफ के में कोई जरूरत थी नहीं इस पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ हो क्या क्वेश्चन है, देखिए भाई यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी ग्राफ इज करेक्ट, है ना, गिवन दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। भाई ये तो क्वेश्चन मतलब एकदम ही बकवास है। ओके तो भैया हम जानते हैं यहाँ पे देखो मैं अलग अलग दे रखे हैं आइसोथर्म पीवी ग्राफ में कैसे बनता है सर, आप जानते हो पीवी ग्राफ में क्या बनता है, आइसोथर्म कैसे बनता है, ये हमारा क्या बना है पीवी ग्राफ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए क्या बनेगा भैया, ये बना है आइसोथर्म, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे बढ़ता जाता है टेम्परेचर ग्राफ ऊपर उठता जाता है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना, क्योंकि PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू क्या है NRT है भाई। अगर T बढ़ेगा तो P इंटू V, दो एक ही P पर V का मल्टीप्लिकेशन V बढ़ना है, इस P पर क्या है V किधर ये है, इस P पर V क्या बढ़ जाएगा हमारा, तो P इंटू V का जो मशीन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर वैसे वैसे ग्राफ ऊपर उठता जाएगा, ये है कि नहीं है। तो भाई कहाँ दे रखा है हमसे क्या, T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से, तो भाई ये तो पहले गलत हो गया, ये दोनों तो पहले ही गलत है। अब इन दोनों में चेक कर लो, बड़ा कौन था हमारा T1 ना, तो ये तो गलत है, T1 को ऊपर सबसे ऊपर होना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर हमारा क्या है इस केस में T। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, सिंपल पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था। अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में, मतलब अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में तो बहुत आसान पेपर था। तो ये हमारा था बेटा क्या, हमारे फिजिक्स पेपर का एक सिंपल हमने क्या किया, डिस्कशन किया। अब इसके बाद जो जिन बच्चों का अभी आगे नेक्स्ट शिफ्ट है वो एक बार इसको देख के जाएं और उनको आइडिया लगता है कि पेपर कितना आसान आ रहा है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।